हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 5 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। ऑलरेडी हम इस चैप्टर के कुछ कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं और उम्मीद है आप चैप्टर को टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो लेसन नंबर 5 हमारे पास क्या था? थ्योरीज ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, जहां पे हम ये समझ रहे थे कि अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट कैसे वेरी करते हैं। जहां पे आज जो हमारा इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है वो ये है सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस, जहां पे हम ये समझेंगे कि सेगमेंटेड मार्केट्स किस तरीके से काम करते हैं और क्या होता है सेगमेंटेड मार्केट का मतलब। और उससे पहले इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करें कंसेप्ट। हम बात करें सेगमेंटेड मार्केट की। हम सब जानते हैं जब भी कोई पर्टिकुलर बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो वो एक प्रॉपर मार्केट सेगमेंट के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई ऐसी कंपनी जो व्हीकल बनाती है, जो गाड़ियां बनाती है, तो वो किसका पार्ट होती है? ऑटोमोबाइल सेगमेंट का। अगर हम बात करते हैं मोबाइल फोन्स की तो सेल फोन का अपना एक अलग सेगमेंट है। तो हर एक जो बिजनेसमैन है, हर एक जो प्रोड्यूसर है, वो पर्टिकुलर एक सेगमेंट के अंदर ही प्रोडक्शंस करते हैं। सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने पूरे मार्केट को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम किसी भी बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट्स की। तो जब मनी मार्केट की बात करते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब हम अलग अलग इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग, अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग मार्केट के सेगमेंट्स बनाए थे ना, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस। क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग और अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मार्केट्स को डिवाइड करना है। अब इससे होगा क्या कि जिस पर्सन को जितने लंबे टाइम तक के लिए, या फिर मान लेते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो उस तरह की मार्केट सेगमेंट के एसेट्स को, एसेट क्लास को बाय कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बॉन्ड जो है वो 1 साल के लिए हो सकते हैं, कुछ बॉन्ड 2 साल के लिए हो सकते हैं और कुछ बॉन्ड 3 साल के लिए हो सकते हैं। जिसको इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए फिक्स करनी है अपनी, वो 2 साल वाली मार्केट में जाके वहां पे बॉन्ड ले सकता है। जिसको 3 साल वाली बाय करनी है वो 3 साल वाले एसेट्स में बाय कर सकता है। जिसको 1 साल का लॉक इन पीरियड रखना है वो 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1 साल वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यानी कि हम ये चीज जानते हैं कि अलग अलग बॉन्ड्स सेगमेंट जो है ना वो मार्केट डिवाइड हो चुकी है और हम जो है अपनी पसंद की मार्केट सेगमेंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एक एक करके समझते हैं मार्केट सेगमेंटेड हाइपोथेसिस को। तो सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द मार्केट्स फॉर डिफरेंट बॉन्ड, जहां पे हम मार्केट देखते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स की विद वेरिंग मैच्योरिटीज, जहां पे मैच्योरिटीज क्या करती हैं? वेरी करती हैं, आर सेपरेट और सेगमेंटेड एंड नो सब्स्टिट्यूएबल। और ये सेपरेट रहेंगे, सेगमेंटेड रहेंगे और ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब्स्टिट्यूएबल नहीं होते हैं। यानी कि हम यहाँ पे एक मार्केट सेगमेंट को दूसरे से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को 2 साल के बॉन्ड खरीदने हैं तो उसे उसी मार्केट सेगमेंट के अंदर बाय करने पड़ेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि 2 साल के बॉन्ड्स के लिए उसके पास अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। वो मतलब बॉन्ड्स में भी ऑप्शन होते हैं ना भाई, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स इशू करते हैं, तो हम किसी भी कंपनी या फिर किसी भी गवर्नमेंट का बॉन्ड यहाँ पे खरीद सकते हैं, तो वो अलग बात होती है। लेकिन हाँ, किसी भी एक मार्केट सेगमेंट को दूसरे मार्केट सेगमेंट से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। फॉर अनदर बिकॉज विच देयर यील्ड्स आर डिटरमाइंड इंडिपेंडेंटली। क्यों? क्योंकि जो इनकी यील्ड्स है, जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, वो हम इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन करते हैं एक दूसरे की। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि भाई जो 1 साल के लिए जो बॉन्ड्स हैं हो सकता है उस पर इंटरेस्ट रेट कम हो, जो 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, 3 साल के लिए तो वहां पे और ज्यादा हो। तो ऐसे कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। इसकी वजह से हम उन मार्केट्स को अलग अलग करके ही रखते हैं और सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। अब अगला पॉइंट क्या आता है? द इंटरेस्ट रेट एज पर द सेगमेंटेड मार्केट। जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं एज पर द सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द बॉन्ड्स इन ईच बॉन्ड मार्केट सेपरेटली। यानी कि जो हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर बॉन्ड मार्केट में उन बॉन्ड्स की डिमांड और सप्लाई क्या चल रही है, और जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, वही पॉइंट हमारा क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट का पॉइंट बनेगा, इंटरेस्ट रेट का पॉइंट बनेगा। तो वही चीज यहाँ पे है। तो सिंपल सी बात है, सेगमेंटेड मार्केट के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है वो कैसे पता लगेगा? उनकी डिमांड और उनकी सप्लाई के अकॉर्डिंग।
डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड, जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड की, देयर विल बी अ डिफरेंट मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दैट बॉन्ड। तो टाइप ऑफ बॉन्ड के हिसाब से उनकी मार्केट भी अलग अलग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो भाई 1 साल के बॉन्ड हैं वो अलग मार्केट में मिलेंगे, जो 2 साल वाले बॉन्ड हैं वो अलग मार्केट में, 3 साल वाले बॉन्ड अलग मार्केट में, ऐसे वो कहीं ना कहीं मार्केट भी अलग अलग होंगी उनके खरीदने और सेल करने की। वही चीज यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल इन द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स, अगर हम बात कर रहे हैं लोनेबल फंड्स की मार्केट के बारे में, द मार्केट फॉर 1 ईयर लोन, अगर हमें 1 साल के लोन लेना है, विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट ऑफ 2 ईयर लोन, तो वो अलग हो सकता है 2 ईयर लोन, 2 साल के लोन से, एंड सो ऑन। हेंस द नेचर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो नेचर जो होती है ना डिमांड की और सप्लाई की ऑफ द लोन विल बी डिफरेंट, वो अलग अलग हो सकती है फ्रॉम दैट अनदर टाइप ऑफ लोन इन अनदर मार्केट। ठीक है, दूसरे टाइप से, यानी कि हो सकता है कि भाई जो 1 साल के बॉन्ड्स हैं वहाँ पे डिमांड और सप्लाई अलग हो, जो 2 साल के बॉन्ड हैं यानी कि 2 साल का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे अलग डिमांड सप्लाई हो, जो 3 साल के बॉन्ड है वहाँ पे अलग डिमांड सप्लाई हो, है ना। वो डिपेंड करता है कि लोग जो हैं वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे आती है। अकॉर्डिंगली द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑल्सो भी डिफरेंट, और जब डिमांड और सप्लाई हर एक मार्केट सेगमेंट की अलग अलग है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो अलग अलग होगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब डिमांड सप्लाई अलग है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगी यहाँ पे अलग अलग होगी, यानी कि डिफरेंट रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग मार्केट सेगमेंट के अंदर। सिंस दे आर इंडिपेंडेंटली डिटरमाइंड, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन किए जाते हैं। एनी चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज आया इन वन मार्केट डज नॉट अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट ऑफ अनदर मार्केट, मतलब एक मार्केट के इंटरेस्ट रेट में क्या हो रहा है उसका दूसरे मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक मार्केट में इंटरेस्ट रेट है उसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, दूसरी मार्केट में इंटरेस्ट रेट है उसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये एक दूसरे की मार्केट शेयर को अफेक्ट नहीं करते हैं। हेंस अनलाइक एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस चेंज इन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, तो जैसे हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस की, वहां पे तो हमने सब कुछ मिक्स कर रखा था, हैव नो इंपैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे क्या था कि शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट अलग था और उसका लॉन्ग टर्म में कोई भी इंपैक्ट नहीं था अंडर सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी, सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेगमेंटेड मार्केट में जब हमने मार्केट ही अलग अलग कर दी अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से, तो इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी एक मार्केट दूसरी मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करती हैं, इंपैक्ट नहीं डालती हैं। दूसरी बात इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती हैं हर एक मार्केट सेगमेंट। ठीक है, मतलब जो 1 साल की इन्वेस्टमेंट है वो अलग परफॉर्म करेगी अपने डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना अलग रहेगा। जो 2 साल की है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा, वो अलग परफॉर्म करेगी। जो 3 साल की इन्वेस्टमेंट वाली है उसका इंटरेस्ट अलग रहेगा, वो अलग परफॉर्म करेगी। तो इस तरीके से जो है ना परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी चलती रहती है। तो ये हमारे पास क्या आया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सामने हमारे पास आया। इसके बाद क्या आता है, विच शोज मार्केट फॉर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। तो अब यहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार के हमें यहाँ पे लोन देखने को मिलते हैं और बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट क्या आया, मार्केट फॉर 1 ईयर लोन बॉन्ड, जहाँ पे हम 1 साल की बॉन्ड के बारे में बात करेंगे कि 1 साल में बॉन्ड जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। सेकंड, मार्केट फॉर 2 ईयर लोन एंड बॉन्ड, कि भाई 2 साल का बॉन्ड और लोन क्या हो सकता है, और 3 साल के लोन्स और बॉन्ड क्या होते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखे, देखो मार्केट फॉर 1 ईयर लोन, ये डिमांड, ठीक है, ये सप्लाई, जहाँ पे इंटर करिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है हमारा। मार्केट फॉर 1 ईयर लोन, मार्केट फॉर 2 ईयर लोन में देखो R2, ठीक है भाई, जहाँ पे डिमांड सप्लाई नहीं, क्योंकि इसकी अपनी डिमांड है भाई। कुछ लोग जो है वो सिर्फ चाह रहे हैं कि भाई हम जो है वो 1 साल के बॉन्ड्स को सेल करेंगे, तो भाई सप्लाई उसके हिसाब से होगी। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट भी 1 साल के लिए ही करेंगे, तो उनकी डिमांड भी अपने प्रकार की होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होगा, जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि 2 इयर्स की जो लोन है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है फिर जो बॉन्ड है, ठीक है, उसकी सप्लाई अपनी है, उसकी डिमांड अपनी है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, अलग से डिटरमाइन किया जाएगा, जो कितना आया R2। तो ये हो गया मार्केट फॉर 2 ईयर लोन। सेम ऐसे ही जब हम बात करेंगे मार्केट फॉर 3 ईयर लोन, तो उसकी अपनी डिमांड है, अपनी सप्लाई है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा R3, जिसका इन दोनों मार्केट से कोई रिलेशन नहीं है। तो यानी कि हर एक मार्केट आपस में इंडिपेंडेंट रहती है और एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का इंपैक्ट नहीं
डालती हैं, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस। ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ रहे थे ना एक्सपेक्टेड, ये आपको याद होगा एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, तो वहां पे हम क्या देख रहे थे कि लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देख रहे थे, एवरेज रिटर्न्स कितने आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के अंदर और शॉर्ट टर्म के अंदर। तो इस तरीके से लोग कंपैरिजन करके अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को या फिर इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड की मैच्योरिटी पीरियड को चेंज कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पहले से ही मार्केट को डिवाइड कर रखा है कि आप 1 साल का बॉन्ड लोगे, 2 साल वाला बॉन्ड लोगे या 3 साल वाला बॉन्ड लोगे। 1 साल वाला बॉन्ड लोगे तो 1 साल के अंदर आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा। 2 साल वाला बॉन्ड लोगे, 2 साल बाद उसकी मैच्योरिटी आएगी, पैसा वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। और 3 साल वाला लोगे तो वही वाला हिसाब के 3 साल पैसा वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कहां मिलेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, जनरली देखा गया है कि एक पर्सन जितने लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहता है तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ही मिलते हैं, क्योंकि उसने एक रिस्क लिया है अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को सैक्रिफाइस किया है, अपने आप से दूर कर दिया कि मैं इस पैसे को यूज नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहां पे रहेगा, R3 का। ठीक है, और ये चीज सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं है, अगर कोई पर्सन लोन भी लंबे टाइम पर तक के लेता है तो उससे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है। तो R3 का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा, ठीक है, और उससे कम किसका, R2 का, क्योंकि R2 में 2 साल की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, और R1 में 1 साल की, तो सबसे कम इंटरेस्ट किसका रहेगा, R1 का। तो ऐसी बात है यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है, जब मैं नीचे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इन एक्सट्रीम लेफ्ट, तो पहले देख लेते हैं ये क्या था, सेगमेंटेड मार्केट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, कि अलग अलग प्रकार के लोन या फिर बॉन्ड्स, उसको लेके क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, उसकी बात हमने इस मार्केट सेगमेंट में कर ली। इसके बाद क्या आता है, इन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, जो हम लेफ्ट में देखते हैं ये गिवन फिगर, मार्केट फॉर 1 ईयर लोन बॉन्ड्स इज शोन वेयर इन द हाइट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स आर लोअर एज कंपेयर टू दैट ऑफ मार्केट फ्रॉम 2 ईयर लोन और बॉन्ड और 3 ईयर। देखो इसका डिमांड सप्लाई कर्व कितना ऊपर है, इसका उससे नीचे, इसका सबसे नीचे है। क्यों है नीचे, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे डिमांड भी इतनी नहीं है, सप्लाई भी इतनी नहीं है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। इसका R2 का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, R3 का सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो वो चीज है। तो वही देखो उसने क्या बोला कि जो डिमांड सप्लाई कर्व है ना इसकी, वो बहुत नीचे है एज कंपेयर टू 2 ईयर लोन या फिर 2 ईयर बॉन्ड या फिर 3 ईयर लोन से। इसके बाद एज कैन बी सीन इंटरेस्ट रेट्स आर डिटरमाइंड सेपरेटली, तो हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे सेपरेटली डिटरमाइन किया जाता है इन ईच मार्केट, हर एक मार्केट में कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रिस्पेक्टिवली इन दीज 3 मार्केट सेपरेटली, हर एक तीनों मार्केट में सेपरेटली। तो R3 सबसे ज्यादा, R2 उससे ज्यादा, और यहाँ पे R1 आएगा। ठीक है, which implies that the interest rate is higher in the market where term to maturity of the bond is higher। जैसे मैंने बताया भी था कि जहां पे एक पर्सन ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड है, जिसका मैच्योरिटी का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक पर्सन ने अपने पैसे को रिस्क में रखा है एक अच्छे लंबे टाइम पीरियड तक। तो विच इंप्लाइज दैट द इंटरेस्ट रेट इज हायर इन द मार्केट वेयर टर्म टू मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इज हायर, जहाँ पे टर्म यानी कि मैच्योरिटी का टाइम पीरियड क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। दिस मीन्स दैट चेंज इन द इंटरेस्ट रेट ड्यू टू चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई। तो ये क्या दिखाता है कि चेंज अगर आता है इंटरेस्ट रेट में, किसमें, चेंज आने में डिमांड और सप्लाई के, सप्लाई कंडीशंस इन एनी ऑफ दीज मार्केट डू नॉट अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर मार्केट। इसका मतलब अगर किसी भी प्रकार से चेंज आया किसी एक मार्केट के इंटरेस्ट रेट में, अब समझते हैं इस मार्केट का इंटरेस्ट रेट चेंज कैसे होगा, जब इसका डिमांड और सप्लाई चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या इससे इस मार्केट का फर्क पड़ेगा, नहीं, उसकी डिमांड सप्लाई अपनी है, इसकी डिमांड सप्लाई अपनी है, तो जिसकी वजह से इसका इंटरेस्ट रेट भले ही चेंज हो रहा हो, ठीक है, उसका भी चेंज होगा तो इंडिपेंडेंटली होगा, उसका भी चेंज होगा तो वो भी इंडिपेंडेंटली होगा। यानी कि एक में चेंज आया अगर इंटरेस्ट रेट में, उसका दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस इन एनी ऑफ दीज मार्केट डू नॉट अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर मार्केट। मतलब अगर एक मार्केट की डिमांड और सप्लाई में चेंज आया तो वो कभी भी दूसरी मार्केट को अफेक्ट नहीं करता है, दूसरी मार्केट के इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट नहीं करता है। तीनों मार्केट सेगमेंटेड इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती हैं। उम्मीद है आपको ये तो समझ आ गया होगा कि सेगमेंटेड हाइपोथेसिस होता क्या है। ठीक है, बाकी भी इसके कुछ कंसेप्ट्स और हैं, एडवांटेज वगैरह हैं, वो सब हम देख लेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर, और फिर बात करेंगे लास्ट हाइपोथेसिस की।
ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि एडवांटेज डिसएडवांटेज और भाई कंसेप्ट उसके लिए एक सिंगल वीडियो बनाऊँ, पहले तीनों हाइपोथेसिस क्लियर कर देता हूँ। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस देख लिया, इस वीडियो में हमने क्या देख लिया, सेगमेंटेड हाइपोथेसिस। अब अगली वीडियो में हम लास्ट वाला फिनिश करके टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और भाई हाँ, नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं, जिसको जो उतारना है वो उतार सकते हैं मेट्रो बोर्ड के सामने से। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।